मैं अपनी कंपनी के साथ अब काफ़ी समय से हूँ। मैं कहूँगा कि शायद लगभग 6 साल हो चुके हैं। इस लंबे समय की वजह से मुझे बाकी सहयोगियों पर सीनियरिटी मिली है। इतना ही नहीं, मेरे पास उनसे कहीं ज़्यादा ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट्स भी हैं। हाल ही में कंपनी ने एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू किया है, जो किसी बड़े सरकारी ऑफिस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन जहाँ वो बिल्डिंग स्थित है, वो जगह काफ़ी अजीब है। मैं सटीक जगह नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको अंदाजा देने के लिए कहूं तो वो जगह लगभग एक सुनसान इलाके के बीचों बीच है। एक विशाल 6 मंजिला बिल्डिंग है जो एक बड़े पार्किंग लॉट से घिरी हुई है। उस पार्किंग लॉट को लगभग 10 फीट ऊंची लोहे की बाड़ से घेरा गया है। बाड़ के ऊपरी हिस्से पर कांटेदार तार, बार्ब वायर लगी है। वहां से अंदर आने और बाहर जाने का बस एक ही रास्ता है, जो पार्किंग लॉट को सामने की ओर बनी सड़क से जोड़ता है। ये साइड सड़क मुख्य सड़क से लगभग 3 मील दूर है और वही मुख्य सड़क हाईवे तक जाती है। इस जगह के चारों तरफ घना जंगल है। वहां कहीं भी न तो कोई घर है, न दूसरी इमारतें और न ही सभ्यता के कोई निशान। मेरी सीनियरिटी की वजह से मुझे अपनी मर्जी से शिफ्ट और छुट्टियां चुनने का मौका मिलता है। आमतौर पर मैं सुबह या शाम की ड्यूटी करता हूं और वीकेंड या शुक्रवार शनिवार की छुट्टियां लेता हूं। लेकिन जब हमें इस नए कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ महीने हो गए, तो हमें रात की ड्यूटी वाले गार्ड्स को रोकने में दिक्कत होने लगी। दिन में आमतौर पर 7 दिन 3 गार्ड्स ड्यूटी पर रहते हैं। वीकडेज में रात की शिफ्ट पर 2 गार्ड्स होते हैं, लेकिन वीकेंड पर रात की शिफ्ट यानी शुक्रवार से रविवार तक सिर्फ एक गार्ड ड्यूटी करता है। ये मैं भी बता दूं कि हर गार्ड हर शिफ्ट पर हथियार बंद होता है। जैसा कि मैंने कहा, रात की ड्यूटी पर, खासकर वीकेंड की रातों पर, लोग नौकरी छोड़ रहे थे। इसी वजह से मेरे सुपरवाइजर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ओवरटाइम करके उनकी मदद कर सकता हूं, जब तक नए लोग नहीं रख लिए जाते। मैं मना भी कर सकता था और शायद करना चाहिए था, लेकिन उस समय मैं नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था और मुझे पैसे की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने ओवरटाइम की शिफ्ट स्वीकार कर ली। पहले 2 हफ्ते बिल्कुल ठीक रहे, कोई परेशानी नहीं, कोई अजीब बात नहीं। लेकिन तीसरे हफ्ते जो वीकेंड आया, उसी ने मुझे ये फैसला करने पर पछतावा दिला दिया। वो शनिवार रात करीब 2 बजे का समय था। बाहर तेज तूफान और बिजली का कड़कना चल रहा था। मैं बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर बने कैमरा कंट्रोल रूम में बैठा था। उस कमरे में एक खिड़की पीछे की पार्किंग की ओर दिखती थी। कमरे में 3 बड़े मॉनिटर लगे थे, जिन पर पूरे बिल्डिंग के अंदर बाहर के सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड आती थी। मैं कंट्रोल रूम में बैठा था। लाइट्स बंद थी। मैं अपने फोन पर पहले से डाउनलोड की हुई फिल्म देख रहा था और साथ ही अपने गेम बॉय पर गेम खेल रहा था। काफी देर से बैठा होने के बाद मैं उठकर टहलने और स्ट्रेचिंग करने लगा। मुझे थोड़ी नींद भी आने लगी थी और मैंने सोचा कि वेंडिंग मशीन से एनर्जी ड्रिंक ले आऊं। जब मैं खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था, तो तेज हवा और बारिश चारों तरफ फैली चीजों को उड़ाकर इधर उधर कर रही थी। तभी अचानक बिजली चमकी और बाड़ के बाहर जंगल की ओर मैंने एक परछाई को एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक भागते देखा। वो लगभग 20 फीट की दूरी पर था। मैं वहीं खड़ा ध्यान से देखने लगा कि अगली बिजली की चमक पर स्पष्ट दिखे। लेकिन अगली बार जब बिजली गिरी तो वहां कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरी थकान और आंखों का धोखा था। मैंने नीचे जाकर एनर्जी ड्रिंक ली और 5 मिनट बाद ही फिर कंट्रोल रूम लौट आया। लेकिन अब मैंने देखा कि पीछे की पार्किंग वाला कैमरा काम नहीं कर रहा था। खिड़की से देखने पर मैंने पाया कि कैमरा तूफान में हिलते हुए तारों से लटक रहा था। मैंने उसे रिपोर्ट में डाल दिया और फिर अपना काम जारी रखा। कुछ मिनट बाद अचानक सिस्टम से अलर्ट की आवाज आई। इसका मतलब था कि किसी ने बिल्डिंग में कीपैड वाले एंट्री पॉइंट से प्रवेश करने की कोशिश की थी। जब मैंने स्क्रीन पर देखा तो वो एंट्री पॉइंट बिल्डिंग के पीछे का था और सबसे डरावनी बात यह थी कि ग्रीन लाइट दिखाई दी, यानी जिस भी शख्स ने कोशिश की उसके पास सही कोड था और वो अंदर आ चुका था। उस पल मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
परछाई, कैमरे का बंद होना और अब ये सब एक साथ होना कोई संयोग नहीं हो सकता। मैं तुरंत पुलिस को फोन करने गया, लेकिन डेस्क का फोन डेड था। मोबाइल उठाया तो उसमें भी नेटवर्क नहीं था। मैं गलियारा पकड़कर नीचे सीढ़ियों की ओर भागा। उम्मीद थी शायद नेटवर्क मिल जाए। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली कट गई। अब मैं बिल्कुल अंधेरे में था। मैंने सोचा सीधा नीचे लॉबी तक भागूं और अपने ट्रक तक पहुंच जाऊं। लेकिन जैसे ही चौथी मंजिल तक पहुंचा, नीचे सीढ़ियों का दरवाजा खुलने की आवाज आई और किसी के भारी कदम ऊपर आते सुनाई दिए। मैं डर गया। मैं हथियार बंद था, लेकिन मेरे मन में था कि क्या मैं सच में किसी पर गोली चला पाऊंगा। मैंने प्लान बदला और वापस छठी मंजिल की ओर दौड़ पड़ा, ताकि ऊपर बने रूफ हैच तक जाकर सीढ़ी पर छिप जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरा बंदूक रेलिंग से टकरा गया और बड़ी आवाज हुई। उसी वक्त नीचे के कदम रुक गए और फिर अगले पल वो शख्स पूरी रफ्तार से मेरी ओर दौड़ता हुआ ऊपर आने लगा। मैं तेजी से भागा, ऊपर चढ़ा और दरवाजे को जोर से धक्का मारकर बंद किया, ताकि उसे लगे मैं बाहर भागा हूं। फिर सीढ़ी पर चढ़कर हैच के पास छिप गया। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर हॉलवे में दौड़ा, मैंने मौका देखकर नीचे छलांग लगाई और सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे उतरा। वो भी पीछे पड़ गया, लेकिन किस्मत मेरे साथ थी। जब मैं लॉबी के करीब पहुंचा तो पीछे से जोरदार आवाज और चीख सुनाई दी। शायद वो शख्स फिसल कर गिर गया था। मैंने मौका नहीं गंवाया। दरवाजा खोलकर बाहर भागा, अपनी ट्रक की ओर दौड़ा और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके पार्किंग से बाहर निकल गया। गाड़ी दौड़ाते हुए जब मैं मेन रोड तक पहुंचा तो फोन में नेटवर्क आ गया। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। 15 मिनट बाद पुलिस आई और मुझे साथ लेकर बिल्डिंग आई। मैंने रिपोर्ट दी और हमने बिल्डिंग और आसपास के इलाके की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। सबसे डरावनी बात यह थी कि पुलिस ने सीढ़ियों में नीचे पड़ा हुआ एक हथियार पाया। वो पूरी तरह लोडेड और बिना रजिस्ट्रेशन का सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल था। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो शख्स कौन था और वहां क्यों आया था। उस बिल्डिंग में कोई खास चीज थी भी नहीं, सिर्फ इतना कि वो सरकारी प्रॉपर्टी थी। जो भी सच्चाई रही हो, मैं आज भी शुक्रगुजार हूं कि उस रात किस्मत मेरे साथ थी। मैं न्यू जर्सी के एक मध्यम आकार के कॉरपोरेट ऑफिस बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। ज्यादातर रातें बोरिंग, शांत और बिना किसी घटना के निकल जाती थीं। शायद यही वजह है कि जो कुछ एक रात हुआ, उसने मुझे सालों तक इतनी गहराई से डराया कि आज भी याद है। सब कुछ आधी रात के आसपास शुरू हुआ, जब आखिरी कर्मचारी बिल्डिंग से जा चुके थे और लॉबी मेरे अलावा पूरी तरह खाली थी। बस मैं और सामने चमकते सिक्योरिटी मॉनिटर्स। मेरा काम आसान था, कैमरे चेक करना, कुछ राउंड लगाना, किसी भी घटना को लॉगबुक में लिखना और ज्यादातर बस बैठकर असामान्य चीजों पर नजर रखना। उस रात मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था और स्क्रीन पर एलिवेटर, हॉलवे और अंडरग्राउंड पार्किंग की जांच कर रहा था। तभी मैंने देखा कि निचले गैराज कैमरे में एक शख्स कारों के बीच घूम रहा है। इसने तुरंत मेरा ध्यान खींचा, क्योंकि उस वक्त गैराज पूरी तरह खाली होना चाहिए था। 24 घंटे की एक्सेस सिर्फ कुछ खास लोगों के पास थी और मैं जानता था कि उस वक्त किसी के पास उसकी अनुमति नहीं थी। पहले मैंने सोचा कि शायद कोई आईटी वाला स्टाफ होगा जो ओवरटाइम कर रहा हो, या फिर सफाई वाला। लेकिन सफाई वाले तो घंटों पहले जा चुके थे और इस आदमी के पास न तो कोई उपकरण था, न ही यूनिफॉर्म। उसने एक लंबा काला ओवरकोट पहन रखा था जो उसके आकार से बड़ा लग रहा था। वह किसी कार या बाहर निकलने के रास्ते की ओर नहीं जा रहा था, बस धीरे धीरे कारों के बीच से ऐसे घूम रहा था जैसे वह जगह का मुआयना कर रहा हो या ये देख रहा हो कि वहां कोई और मौजूद तो नहीं। उसके चलने का अंदाज मुझे अंदर तक सिहरन दे रहा था। उसमें कुछ तो अजीब था, लेकिन क्या, ये मैं बता नहीं पा रहा था। मैंने तुरंत अपने सुपरवाइजर को कॉल करके बताया कि मैंने कैमरे पर क्या देखा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी पोस्ट पर रहूं और कैमरे पर नजर बनाए रखूं। मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन मेरे मन ने कहा कि मुझे खुद नीचे जाकर देखना चाहिए। मैंने टॉर्च उठाई और गैराज की ओर चल पड़ा। एलिवेटर की यात्रा उस वक्त बहुत लंबी और भारी लगी।
हर फ्लोर गुजरते वक्त ऐसी आवाज हो रही थी कि डर और बेचैनी बढ़ रही थी। जब दरवाजे खुले तो मैंने टॉर्च से पूरे गैराज को देखा। वह पूरी तरह खाली और इतना शांत था कि यह सन्नाटा कानों पर दबाव डाल रहा था। मैंने आवाज दी, हेलो, सिक्योरिटी है यहाँ। लेकिन सिर्फ गूंज वापस आई, कोई जवाब नहीं। मैंने धीरे धीरे हर कार के बीच, हर अंधेरे कोने को टॉर्च से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। न कोई छाया, न कोई इंसान। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद कैमरा खराब हो गया हो या उसने कोई छाया पकड़ ली हो। मैं ऊपर वापस लॉबी आ गया, अपने आप को समझाने की कोशिश करते हुए। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा कैमरे देखे, वह आदमी फिर वहीं खड़ा था, बिल्कुल उसी जगह पर, जैसे वह तब से हिला ही ना हो। मेरा दिल डूब गया क्योंकि मैं जानता था कि मैं उसी जगह होकर आया था और वहां कोई नहीं था। वह बिना मेरी नजर में आए वापस उसी जगह नहीं जा सकता था जब तक कि वह मुझे देख नहीं रहा था या जानबूझकर मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। मैंने फिर सुपरवाइजर को बताया और कहा कि मैं कैमरे पर ही नजर रखूंगा। उन्होंने कहा, जब तक बहुत जरूरी ना हो उसके पास मत जाना। कहना तो आसान था, लेकिन मेरी नजरें कैमरे से हट ही नहीं रही थी और दिमाग हर खतरनाक संभावना सोच रहा था। अगले लगभग 20 मिनट तक मैंने उसे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर जाते देखा। वह सावधानी से कदम बढ़ा रहा था, बीच बीच में पीछे मुड़कर ऐसे देखता जैसे किसी को चेक कर रहा हो, और फिर कैमरे से गायब हो गया। दरवाजे तक पहुंचने से ठीक पहले मेरा दिल बैठ गया क्योंकि मैंने बाकी कैमरे चेक किए, हॉलवे, एलिवेटर, लॉबी, यहां तक कि रूफटॉप एक्सेस भी, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं था। वह इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया, ये मुझे और डरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिल्डिंग के अंदर घुसने का कोई गुप्त रास्ता पता था, या वह इस तरह छिप रहा था कि कैमरे पकड़ नहीं सके। मैं डेस्क पर बैठा, दिल की धड़कन तेज होने लगी। तभी एलिवेटर का डिंग हुआ और वह लॉबी में खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फर्श पर गीले पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, नंगे पैरों के। ये सबसे डरावनी बात थी क्योंकि बाहर बेहद ठंड थी और उसने जूते उतारकर ऐसे घूमने का फैसला क्यों किया होगा। मुझे एहसास हुआ कि अगर वह अब बिल्डिंग के अंदर था तो वह कहीं भी हो सकता था। कोई भी ऑफिस रूम, कोई भी स्टोरेज उसका छिपने का ठिकाना हो सकता था। मैंने तुरंत ऑफ साइट पेट्रोल टीम को बुलाया और सोचा कि लॉबी को ही लॉक कर दूं, लेकिन अंदर से लगा कि मुझे खुद जाकर जांच करनी चाहिए। बाद में समझा यही सबसे बड़ी गलती थी। मैं 5वीं मंजिल पर गया और एक एक ऑफिस को टॉर्च से देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। बिल्डिंग की हर चरमराहट मुझे डरा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि रात के वक्त सारे दरवाजे बंद और लॉक होते थे। मैंने टॉर्च अंदर डाली, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, बस एक कंप्यूटर स्क्रीन, स्लीप मोड में और मेज पर रखी कुर्सी। मैं बाहर निकला और तभी मैंने पीछे से पैरों की भारी, गीली, असमान आवाज सुनी। वो मेरी नहीं थी, कोई तेजी से मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने पलटकर टॉर्च घुमाई और हॉलवे के दूसरे छोर पर उसी काले कोट का किनारा देखा। वह भाग नहीं रहा था, लेकिन तेज और सुनियोजित कदमों से आ रहा था। तभी मुझे सच का एहसास हुआ। वह पूरे समय मेरा पीछा कर रहा था, छुपकर कैमरों से बचता हुआ। मैं भागा, पूरी ताकत से सीढ़ियों की ओर दौड़ा। मेरे हाथ रेलिंग से टकराए, टॉर्च हिलती रही और उसके कदमों की आवाज मेरे पीछे और करीब आती गई। मैंने सीढ़ियों का दरवाजा बंद करके जोर से धक्का दिया और वहीं बैठकर सांस संभालता रहा। ऊपर से उसके कदमों की गूंज आती रही और अचानक रुक गई। पेट्रोल टीम आखिरकार आई। मैं पसीने से भीगा और कांप रहा था। हमने पूरी बिल्डिंग को साथ मिलकर खंगाला, गैराज, हर ऑफिस, हर हॉलवे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कोई इंसान नहीं, कोई पैर के निशान नहीं। और जब कैमरों का फुटेज चेक किया तो उस वक्त का हिस्सा खराब या गायब था, मानो जानबूझकर मिटा दिया गया हो। मैंने 1 महीने के भीतर वह नौकरी छोड़ दी। डर इतना बढ़ गया था कि मैं अकेले उन हॉलवे से गुजर नहीं पाता था। अब भी जब कभी किसी गैराज में जाता हूं या खाली बिल्डिंग में कदम रखता हूं, बेचैनी बढ़ जाती है। हर छाया मुझे उसका आना याद दिलाती है,
हर आवाज मुझे उन गीले कदमों की गूंज सुनवा देती है। और शायद यही सबसे डरावनी सच्चाई है। वह कोई भूत नहीं था, कोई चेहरा विहीन आत्मा नहीं। वह एक असली इंसान था, एक पीछा करने वाला। और ये सोच कि वह मेरे पीछे पीछे बिल्डिंग में घूम रहा था, छुपा हुआ, इंतजार करता हुआ, और मुझे आज तक पता नहीं चला कि वह अंदर कैसे आया और क्यों। यही बात मुझे आज भी सताती है। ये मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ था। दरअसल ये मेरी मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग की पहली रात थी। अपनी कहानी बताने से पहले मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड का मतलब मुख्य रूप से ऐसा सिक्योरिटी गार्ड होता है जो गाड़ी चलाकर अलग अलग साइट्स पर जाता है जहां क्लाइंट को सिक्योरिटी की जरूरत होती है। इस केस में ये टोरंटो का GTA एरिया था, लेकिन ये घटना मिस्सागा में एक मेडिकल क्लिनिक में हुई। ये मेरी पहली रात थी एक ट्रेनिंग गार्ड के तौर पर, और मेरा सुपरवाइजर एक अच्छे इंसान थे जो मुझे दिखा रहे थे कि पेट्रोल कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे लिखनी है, फायर अलार्म को डिसआर्म कैसे करना है, वगैरह। आमतौर पर अगर अलार्म बजता है तो डिस्पैच हमें रेडियो पे नोटिफाई करता है और उस जगह बुलाता है जहां अलार्म हो रहा हो। मगर उस रात हम मेडिकल क्लिनिक पहुंचे थे सिर्फ एक रेगुलर पेरीमीटर पेट्रोल करने के लिए, यानी कि वहां कोई अलार्म नहीं था। हम करीब 1:15 पर साइट पर पहुंचे ताकि सब कुछ नॉर्मल है या नहीं ये चेक कर सके। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी से उतरे और बिल्डिंग की तरफ बढ़े, कुछ गड़बड़ था। पहली बात, अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज खुला हुआ था, और दूसरी, बिल्डिंग का फ्रंट डोर टूटा हुआ था। मेरे सुपरवाइजर बोले, ये कैसे हो सकता है? अगर कोई अंदर घुसा है तो अलार्म तो बजना चाहिए था। ये मेरे लिए पहली बार था, इसलिए मुझे रिएक्ट करना समझ नहीं आया। और मेरे सुपरवाइजर के अनुसार ये साइट हमारी कंपनी को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हम धीरे धीरे बिल्डिंग में दाखिल हुए, लेकिन अचानक मेरे सुपरवाइजर बोले, लिफ्ट को देखो, ये अलग अलग फ्लोर पर ऊपर जा रही है। वाकई वो मजाक नहीं कर रहे थे। लिफ्ट पहले G1, फिर 2, 3 और फिर चौथी मंजिल पर जा रुकी, जो कि सबसे ऊपर थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें लगता है कोई अंदर है। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और अपना बैटन निकाल लिया। उसी वक्त मेरे पेट में अजीब गड़बड़ होने लगी और मेरी सांसें तेज हो गईं। उसी समय मुझे अपनी नौकरी से नफरत होने लगी और लगने लगा कि मैं यहां नहीं रहना चाहता। हम तुरंत लिफ्ट में घुसे और सीधे चौथी मंजिल की तरफ गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और एड्रेनालिन तेजी से दौड़ रहा था जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलने वाला था। हर मंजिल पर जाते हुए मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था, अगर कोई सामने हुआ तो क्या होगा? हो सकता है वो हमें हमला कर दे जैसे ही दरवाजा खुले। लेकिन जब दरवाजा खुला तो सामने कोई नहीं था। हाँ, पर बेहद अंधेरा था। हमने तुरंत लाइट्स ऑन की और चौथे फ्लोर के कमरे चेक करने लगे। मेरा सुपरवाइजर बोला कि मेरे पास ही रहो, क्योंकि उसे भी अजीब महसूस हो रहा था। उसने कहा, पास से रहना और तैयार रहना जो भी होगा उसे पकड़ने के लिए। खुशकिस्मती से वहां कोई नहीं था। हम बहुत हैरान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी अचानक सीढ़ियों से नीचे जाते कदमों की आवाज सुनाई दी। हम दोनों सीढ़ियों के दरवाजे की तरफ बढ़े ताकि उस शख्स के पीछे जा सके। लेकिन तभी अचानक कदमों की आहट बंद हो गई और चारों तरफ सन्नाटा। सिर्फ हमारी सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरे सुपरवाइजर ने डिस्पैच को जो अगली बात कही वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, A4 कॉल C25 डिस्पैच, हमें तुरंत बैकअप चाहिए। कृपया नोट करें कि कोई शख्स बिल्डिंग के अंदर है और वो नीचे छुपा है। शायद वो हथियारबंद हो सकता है और हमारा इंतजार कर रहा है ताकि हम नीचे जाएं और वो हमें घेर लें। डिस्पैच ने हमें तुरंत कह दिया कि जहां हैं वहीं रहें और संदिग्ध के पास न जाएं, बैकअप रास्ते में है। इस पर मेरा सुपरवाइजर घबरा गया और इससे माहौल और डरावना हो गया। हालांकि उसे लीड करना चाहिए था, पर मैं उसे दोष नहीं देता क्योंकि यह सब बहुत डरावना और भारी था। वो मुझसे बस 2 साल बड़ा है, इसलिए मैं उसे ब्रो कहता हूं। मैंने कहा, ब्रो,
मत घबराओ, बैकअप अभी आता होगा। आप सोच रहे होंगे कि हम सीधे बाहर निकलकर क्यों नहीं भागे। दरअसल संदिग्ध ग्राउंड फ्लोर पर था, यानी वो कहीं भी हो सकता था। अगर हम लिफ्ट लेते तो उसकी आवाज से वो चौकन्ना होकर सामने खड़ा हो सकता था, और अगर वो ऊपर नहीं आया तो शायद इसलिए कि उसे लगा होगा हम उस पर अचानक हमला कर सकते हैं। लगभग 15 मिनट बाद हमने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। हमारे सीनियर सुपरवाइजर की आवाज आई, सिक्योरिटी। मेरे सुपरवाइजर ने तुरंत रेडियो पर कहा, सर हम ऊपर हैं, सावधान रहिए, कोई नीचे छुपा है। कुछ देर में सीनियर सुपरवाइजर हमारे पास चौथे फ्लोर पर आ गए और हमें कहा कि साथ चलो नीचे जांच करने। हमने सभी फ्लोर चेक किए, नीचे से लेकर हर कमरे और बाथरूम तक। लेकिन जब हम तीसरे फ्लोर पर थे तभी अचानक फ्रंट डोर खुलने की और बाहर भागते कदमों की आवाज आई। हम नीचे पहुंचे, लेकिन तब तक संदिग्ध गायब हो चुका था। हम तीनों हैरान थे क्योंकि हमने पूरी बिल्डिंग छान मारी थी, लेकिन कोई नहीं मिला। या तो वो शख्स बहुत अच्छे से छुपा हुआ था, या फिर वो मेडिकल क्लिनिक वाकई में भूतिया था। मुझे नहीं लगता मैं कभी सच जान पाऊंगा, लेकिन ये मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव था। और आने वाले वीकेंड पर मुझे फिर वहीं जाना है, साइट पर, लेकिन इस बार अकेले, क्योंकि अब मेरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होगी।